हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो भी एग्जाम दे रहा है पीएचडी पैट का, ठीक है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। यानी कि जो भी पटना यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। चूंकि पेपर वन आपका जो होता है 10 यूनिट से आता है, इसमें लगभग सारा यूनिट्स को कवर किए हुए हैं। ठीक है, पेपर वन आपका जो है 50 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक अच्छा वेटेज है। ठीक है, पेपर वन का एक अच्छा वेटेज है, 50 क्वेश्चन आपका रहता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और पेपर टू की अगर बात करेंगे तो पेपर टू आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो भी आपका ऑनर्स पेपर है, ठीक है, जो आप पीजी में ऑनर्स किए होंगे वो आपका पेपर टू हो जाता है। और 50 क्वेश्चन उससे रहेगा, 50 क्वेश्चन इससे रहेगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, 200 मार्क्स में एग्जाम में आपका कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आप ईवीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ईवीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना है। 90 मार्क्स का कट ऑफ होता है ईवीसी में। अगर आप जेंडर से बिलोंग करते हैं तो 100 मार्क्स लाएंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे 100 मार्क्स में। ठीक है, जेंडर से इस तरह से आपका ये कट ऑफ है। और अगर आप जनरल पेपर भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जो हम बताते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया हुआ है, तो आपके लिए बहुत ही मतलब कि कल ही एग्जाम है मान लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको आप प्रॉपर, और इससे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी किया हुआ है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी किया हुआ है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि टाइम कम है आप लोग के पास, इसलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपका है। नेक वाज नेक वाज स्टैब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि नेक की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी। जो नेक है, नेक की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी, तो यूजीसी। क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे, यूजीसी के द्वारा जो है नेक की स्थापना करी गई थी, यूजीसी के द्वारा। यानी कि नेशनल असेसमेंट, इसका एग्जाम में कभी फुल फॉर्म भी पूछता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है जो कि आप याद रखेंगे। नेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि नेक का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल नेक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी इन 1994 में इसको एस्टैब्लिश करा गया यूजीसी के द्वारा। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी कि नेक का गठन 94 में किया गया, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग द्वारा किया गया था, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता मूल्यांकन और सत्यापन किया जा सके। देखिए, कौन सा यूनिवर्सिटी में कितना मूल्यांकन है, गुणवत्ता है, कैसे चेक होता है, वहाँ का रिसर्च क्या है, वहाँ का पीजी स्टूडेंट कितना किया है, तो ये सब चेक करके नेक ग्रेडिंग बनता है। नेक ए बी ग्रेडिंग, बी प्लस प्लस। पटना यूनिवर्सिटी आपका बी प्लस ग्रेडिंग में है, एलएनओ बी प्लस प्लस ग्रेडिंग में है। तो इस तरह से सबका ग्रेड बनता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, टीचिंग ऑफ क्वालिटी पर डिपेंड करता है, पीजी पर डिपेंड करता है। तो इस सबको देख करके बनता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेक इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि नेक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है, आपको ये बताना है। तो नेक का मुख्यालय बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में जो है नेक का मुख्यालय है, ठीक ना। चलिए, नेक इज हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका। इट फंक्शंस एज ऑटोनोमस बॉडी है। ये क्या अगर पूछा जाए क्वेश्चन किस टाइप का बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, अंडर यूजीसी के अंडर ये वर्क करता है। नेक जो होता है मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। ये यूजीसी के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है। यही आपका नेक का वहाँ का ऑफिस है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। एनसीईआरटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, मतलब कि एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी, एनसीईआरटी की स्थापना, ठीक है। एनसीईआरटी की नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961, असिस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशनल मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो स्कूल एजुकेशन दिया जाता है, बच्चों को शिक्षा दिया जाता है, ये आपका कहाँ से लिया जाता है, ये आपका एनसीईआरटी डिजाइन करता है। और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में की गई थी ताकि सरकार को स्कूली शिक्षा से संबंधित शैक्षणिक नीतियों पर सलाह दी जा सके, इसलिए एनसीईआरटी की स्थापना करी गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। द हेड क्वार्टर ऑफ एनसीईआरटी इज लोकेटेड एट, यानी कि एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है,
तो ये दिल्ली में है। कहाँ है ये? दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में जो है एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है। तो एनसीईआरटी हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली एंड कोऑर्डिनेट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि एनसीईआरटी का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों और पाठ्यक्रमों विकास का समन्वय करता है। यही आपका यहाँ पर है कि एनसीईआरटी का ऑफिस का है, नई दिल्ली में है। इग्नू जो है, इग्नू ओपन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इग्नू वाज एस्टैब्लिश इन व्हिच ईयर, यानी इग्नू की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो इग्नू की स्थापना 1985 में, कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इंदिरा गांधी, क्या है इग्नू आपका? इंदिरा गांधी और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू वाज एस्टैब्लिश्ड 1985। तो द इग्नू एक्ट 1985 के तहत इग्नू का इस्टेब्लिश किया गया। रिसर्च एंड रिसर्च, यानी कि इग्नू की स्थापना 1985, क्या है? 1985 इग्नू अधिनियम 1985 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य रिच द अनरिच्ड, यानी कि यह शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचना, यानी कि कोई भी व्यक्ति सब व्यक्ति शिक्षित रहे, इसी के लिए इग्नू की स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द हेडक्वार्टर ऑफ इग्नू इज लोकेटेड इन, इग्नू का हेडक्वार्टर भी आपका नई दिल्ली में ही है। ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में, दिल्ली में है, यानी कि इग्नू मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जो एनयूपी है, एनयूईपी वाज अर्लियर नोन एज एनयूपी, मतलब कि जो पहले इसको एनयूईपी को पहले किस नाम से जाना जाता था, वो आपको बताना है। तो इसको पहले NIEPA, यानी कि NIEPA के नाम से जाना जाता था। बिफोर 2006 से पहले NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज नोन एज NIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि 2006 से पहले से NUEP को NIEP के नाम से जाना जाता था। इसका कार्य शिक्षा की योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मिनिमम एज कितना है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना है? तो मिनिमम एज 25 ईयर्स है। लोकसभा का जो सदस्य बनेगा उसका 25 साल होना चाहिए, और ये 5 साल का टर्म होता है। कितना होता है? 5 साल का टर्म होता है, और हर एक 5 साल में लोकसभा को भंग किया जाता है। अगर राज्य की बात करेंगे तो विधानसभा के भी 5 साल होता है, जिसको हर एक 5 साल में भंग किया जाता है। उसके बाद जनता के द्वारा चुना जाता है सांसद। सांसद चुन के प्रधानमंत्री का चुनाव करता है लोकसभा में, और राज्यसभा और विधानसभा में एमएलए जो होते हैं, विधायक, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। एमएलए चुनता है मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, जो राज्यसभा लोकसभा से रिलेटेड पॉइंट है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन हाई एजुकेशन से है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना। आर्टिकल 84 भी क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट 25 ईयर्स। यदि आपका 25 ईयर्स एज है, तो आप लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपका मतलब कि एलिजिबल है, यानी कि भी लोकसभा मेंबर्स। ठीक ना। 84 अनुच्छेद 84 बी के तहत ऐसा कहा गया है। 25 साल होने के बाद आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लोकसभा है तो विधानसभा क्या होगा, उनका सेम एज रहेगा। ठीक ना। चलिए अब आता है द मिनिमम एज टू बिकम ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मिनिमम एज कितना चाहिए? राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 चाहिए। क्या चाहिए? 30 चाहिए, 30 साल, यानी कि जिनका 30 साल हो गया वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि आर्टिकल 84 बी के तहत राज्यसभा का जो है एज 30 साल होना चाहिए। संविधान अनुच्छेद 84 बी के अनुसार राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष है। जिसका 30 वर्ष होगा ना, वो राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। उसी तरह से जहाँ राज्य विधान परिषद लागू है, तो विधान परिषद का भी 30 साल होता है। जो हमको लिंक यहाँ कर देना है कि राज्यसभा विधान परिषद क्या है, तो आपको ही समझने में बहुत बेहतर होगा। और जहाँ भी समझ में ना आए कमेंट्स कर सकते हैं,
आपको मेरी टीम के द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है कि एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वाज मेनली बेस्ड ऑन, यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली मुख्यतः किस पर आधारित थी। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा किस पर आधारित थी भाई? गुरुकुल सिस्टम, यानी कि उस समय मॉडर्न एजुकेशन नहीं अवेलेबल था, ऑनलाइन नहीं था अवेलेबल, वेस्टर्न नहीं था, क्या था? गुरुकुल सिस्टम अवेलेबल था। यानी कि आपका यहाँ पे एंशियंट इंडिया जो है स्टूडेंट लाइव्ड विथ देयर टीचर के पास रहना ही होता था, गुरुकुल उसको बोला जाता था। यानी कि अभी गुरुकुल है कहाँ, अभी तो खैर स्कूल कन्वर्ट हो गया सिस्टम। लर्निंग थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरु के साथ गुरुकुल में रहते थे, जहाँ शिक्षा का आधार अनुभव, मनन और चिंतन पर आधारित था। वहाँ पे कोई पेन बुक नहीं था, बस बातें को सुनना है, उसको याद रखना है, पूरे मेमोरी बेस्ड होता आपका वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम था गुरुकुल में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गुरुकुल सिस्टम एजुकेशन वाज फोकस्ड ऑन, गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्या था? होलिस्टिक डेवलपमेंट, रूट लर्निंग रखने पर जोर नहीं देना था, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो था पूरा गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य था। द गुरुकुल क्या है? द गुरुकुल सिस्टम एम्फसाइज्ड मोरल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त नहीं बल्कि नैतिक क्या है? बल्कि नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करना था। ये गुरुकुल सिस्टम का मतलब शिक्षा का मेन फोकस था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, क्या है? व्हाट वाज द मेथड ऑफ लर्निंग इन द गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल प्रणाली में सीखने की विधि क्या थी? सीखने की विधि क्या थी? तो चिंतन एंड मनन, क्या था? चिंतन और मनन जो है गुरुकुल सिस्टम में सीखने की विधि थी। द गुरुकुल सिस्टम वाज इनकरेज डीप कंटेम्पलेशन, यानी कि चिंतन और रिफ्लेक्शन, मनन टू द इंटरलाइज नॉलेज, यानी कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में चिंतन और मनन के माध्यम से ज्ञान को आत्मसात करने पर बल दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच डेंसिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस वंश के शासन काल में हुआ था? तो गुप्ता, किसमें हुआ था? गुप्ता डेंसिटी के काल में नालंदा विश्वविद्यालय बना था। नालंदा विश्वविद्यालय लोकेटेड इन बिहार, कहाँ पर अवस्थित है? बिहार में है। वाज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड 5th सेंचुरी, ठीक ना, सी बाय कुमार गुप्ता वन के काल में ये स्थापना हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा स्थापना किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। Which ruler rebuilt and supported नालंदा यूनिवर्सिटी लेटर, बाद में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण सर्वेक्षण किस शासक ने किया? ठीक है, किस शासक ने किया? धर्मपाल, क्या धर्मपाल, यानी कि पाला रूलर, क्या है? पाला रूलर धर्मपाला 8th century she revived the expanded नालंदा यूनिवर्सिटी making it a ग्लोबल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। दैट मीन्स क्या? वहाँ पे जो एक्चुअली नालंदा में बुद्धिस्ट लर्निंग को मतलब बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ाया जाता था, बुद्धिस्ट दैट मीन्स बुद्धिस्ट लर्निंग वहाँ पे ज्यादा फेमस था, ठीक है। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः विकसित किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र बनाया, ठीक है। अब आता क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर, नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के अध्ययन केंद्र था? बुद्धिस्ट फिलॉसफी और एजुकेशन, जस्ट बताए थे, बुद्धिस्ट फिलॉसफी और एजुकेशन का क्षेत्र था। नालंदा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज वेयर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट स्टडी बुद्धिस्ट फिलॉसफी, ग्रामर, फिलॉसफी एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे प्राचीन आवासीय विश्वविद्यालय में से एक था, जहां बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, दर्शन और चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएसपी, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका क्वेश्चन आईसीटी से है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या रहेगा फुल फॉर्म आपका?
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी का फुल फॉर्म। आईएसपी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है। आईएसपी जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर is a company that provide access to the internet and realized service like email, domain registrations, web hosting। एग्जाम्पल जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल, ईटीसी। यानी कि आईएसपी का अर्थ समझ गए होंगे क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस। देखिए इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आप अलर्ट रहेंगे। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसे डाटा हम इन करते हैं, यानी कि कीबोर्ड। क्या आपका कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है। ये बाद बाकी आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्रिंटर क्या हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक ना। इनपुट डिवाइस जो होता है, दोज व्हिच आर यूज्ड इंटर डाटा इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर। यानी कि ये जो आपका इनपुट डिवाइस है ना, जो हम कीबोर्ड्स क्या करते हैं, टाइप करते हैं तो डाटा इनपुट मतलब जाता है अंदर में। कीबोर्ड इज ए प्राइम एग्जांपल एज अलाउ अस टू द इनपुट टेक्स्ट एंड कमांड्स। इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा या निर्देश दर्ज करते हैं। कीबोर्ड इसका प्रमुख उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन है इसमें, आप बताइए आउटपुट डिवाइस कौन है। तो स्कैनर है कि माउस है कि प्रिंटर है, कीबोर्ड। देखिए प्रिंटर होगा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। स्कैनर क्यों होगा, स्कैनर आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस, माउस तो होगा नहीं, कीबोर्ड सब इनपुट डिवाइस होगा। चलिए आउटपुट डिवाइस जो है, आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले और प्रोड्यूस प्रोसीड डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर। प्रिंटर प्रोवाइड से हार्ड कॉपी आउट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। प्रिंट आउट निकालते हैं तो बाहर निकलता है, इसलिए क्या होता है आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो कंप्यूटर से डेटा को प्रदर्शित करते हैं। प्रिंटर डिजिटल डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में निकालता है, वही तो आउटपुट डिवाइस हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। अब यहाँ क्या है क्वेश्चन, Which of the following is both an input and output device। निम्नलिखित में से कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, ये पूछ रहा है। देखिए दोनों जो आपका होगा यहाँ पे, पेन ड्राइव जो होता है ना, वो इनपुटो होता है आउटपुटो होता है। यानी कि पेन ड्राइव आपका दोनों होता है, और इनपुट डिवाइस भी होता है आउटपुट डिवाइस भी होता है। पेन ड्राइव कैन स्टोर डाटा इनपुट, जी हाँ, रिट्राइव डाटा आउटपुट। यानी कि जो हम डाटा उसमें डालते हैं स्टोर रहता है। पहले क्या होता है, जब मान लो जब पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हैं तो क्या होता है, इनपुट हुआ ना, जो अब डाटा जो खुला आउटपुट हुआ ना, तो इनपुट आउटपुट दोनों होता है। पेन ड्राइव व्हेन कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, इट हैज इनपुट एंड आउटपुट भी है, दोनों जैसे दिखता है। यानी कि पेन ड्राइव जो होता है ना, वो डाटा आपका इनपुट आउट करता है, पुनः प्राप्त आउटपुट के फॉर्म आ जाता है। इसलिए यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के रूप में कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 क्या है, विच एन इंस्टेंट मैसेंजर। मतलब कि इसमें क्या कह रहा है, इंस्टेंट मैसेंजर यूज्ड फॉर चैटिंग। जो आप चैटिंग बातचीत करना होता है, इसमें इंस्टेंट मैसेंजर क्या है, निम्नलिखित में से कौन मतलब कि कौन चैटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला इंस्टेंट मैसेंजर है। तो गूगल टॉक क्या हो जाएगा, यहाँ पे गूगल टॉक हो जाएगा। गूगल टॉक के अलावा व्हाट्सएप हो गया, उस व्हाट्सएप क्या है आपका, व्हाट्सएप भी इंस्टेंट मैसेंजर हो गया। टेलीग्राम है, टेलीग्राम भी क्या आपका इंस्टेंट मैसेंजर है। मतलब कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म चेंज हो सकते हैं। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब क्या होगा इंस्टेंट मैसेंजर होता है। गूगल टॉक में इंस्टेंट तुरंत मतलब रिप्लाई देना, ये क्या होगा इंस्टेंट मैसेंजर। को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या आपका टेलीग्राम पे, तो आपको क्विक रिप्लाई करते हैं, तो ये होता है इंस्टेंट मैसेंजर, ठीक ना। इंस्टेंट मैसेंजर जो होता है एक रियल टाइम कम्युनिकेशन होता है। आप उससे एट ए टाइम उस टाइम बात कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन यूज्ड फॉर चैटिंग। गूगल टॉक पे भी होता है, रिप्लेस्ड बाय हैंगोस्ट। इंस्टेंट इंटरस्टैकिंग वॉइस एंड फाइल शेयरिंग। जी हाँ, इंस्टेंट मैसेंजर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो रियल टाइम में बातचीत की सुविधा देता है। गूगल टॉक इसी प्रकार की सेवा थी जो बाद में हैंगआउट्स को में बदल दिया गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्या है,
कि इंस्टेंट मैसेजिंग वर्क्स ऑन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या कि जो इंस्टेंट मैसेजिंग होता है वो किस टाइप का संचार है, कैसा मॉडल है वो बता। देखिए इसमें दोनों तरफ से बात होता है, अगर कोई व्हाट्सएप में चैटिंग करता है उधर से जवाब आता है, या आपका गूगल टॉक हो गया, तो इससे क्या होता है, अगर लाइव स्ट्रीम बातचीत होती है तो आपका सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज द राइट। क्यों होगा, कैसे होगा, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इंस्टेंट मैसेजिंग जो होता है रियल टाइम टू वे इंटरेक्शन होता है, जी हाँ रियल टाइम होता है, टू वे इंटरेक्शन होता है, विच मीन्स इसका मतलब होता है बोथ यूजर्स सेंड रिसीव मैसेज साइमल्टेनियसली, ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन मॉडल। एसिंक्रोनस क्या होता है, जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना क्या होता है, ये एसिंक्रोनस होता है, क्योंकि अभी वीडियो अपलोड करते हैं, आपसे हम रियल टाइम टॉक तो नहीं कर पाते हैं, अब बाद में मैसेज करते हैं, या मान लीजिए आप कमेंट्स करते हैं तो उसका हम रिप्लाई करते हैं, तो बाद में टॉकिंग करते हैं, इसलिए रियल टाइम मैसेंजर जो होता है अगर हम लाइव क्लास देंगे तो क्या होगा, वो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाएगा। लाइव क्लास देंगे तो सिंक्रोनस होगा, अगर हम रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं तो क्या होगा, एसिंक्रोनस होगा। वैसे भी इसको याद कर सकते हैं, सिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर। रैम का मुख्य कार्य क्या है। रैम जो होता है कंप्यूटर में और मेन काम क्या होता है, टेम्पोररी मेमोरी फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि रैम जो होता है ना वो टेम्पोररी मेमोरी को प्रोसेस करता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या होता है, जैसे मान लो सिस्टम बंद डाटा खत्म, यानी कि रैम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, सिस्टम का डाटा भी चला जाएगा साथ, बट फास्ट होता है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसमें डाटा स्टोर टेम्पोरली स्टोर होता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट किसमें होता है, रोम में, जो आपका रोम है रीड ओनली मेमोरी, इसमें परमानेंट होता है। ये एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये सब भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सीडीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ऐसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग वंस द पावर इज ऑफ डाटा इज इरेज, पावर ऑफ हुआ कंप्यूटर बंद हुआ डाटा खत्म, इरेज हो जाएगा। इट हेल्प्स द सीपीयू एक्सेस डाटा फास्टर, डाटा तो फास्ट होगा लेकिन कंप्यूटर इन डाटा इरेज्ड, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो डाटा को संग्रहित करती है, जब बिजली बंद हो जाती है तो डाटा भी मिट जाता है, यह सीपीयू को तेजी से डाटा उपलब्ध कराती है। ये रहा आपका कहानी। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 23, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी जो होता है फुल फॉर्म होता है रोम का। एक्चुअली रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज द परमानेंट स्टोर इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प कंप्यूटर बूट अप, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो होता है एक अस्थायी मेमोरी है, जिसमें कंप्यूटर के शुरुआती निर्देश बूट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि संग्रहित हो रहते हैं, यह बिजली बंद होने पर डाटा सुरक्षित रखती है। यानी कि रोम क्या है, बिजलियों बंद हो जाएगा ना डाटा यहाँ पे जाएगा नहीं, डाटा सेव रहेगा, यही रोम का जो है विशेषता है जो अभी हम देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर। 24 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन रैम और रोम। रैम और रोम के बीच मुख्य अंतर क्या है, इस चीज को बताना है। देखिए रैम टेम्पोररी होता है, पता है आपको भी, रोम परमानेंट होता है। सिंपल डिफरेंस तो यही दिख रहा है मेरे को कि रैम क्या है, टेम्पोररी है, रोम परमानेंट है, यानी कि रैम क्या है, अस्थायी है, रोम परमानेंट है। ठीक है, चलिए रैम लॉसेस इट्स डाटा व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, यानी कि वोलेटाइल, ये भी ठीक है, आपका वोलेटाइल होता है, डाटा बंद होगा तो उतने डाटा चल जाएगा, वोलेटाइल होता है। जबकि रोम क्या होता है, परमानेंट होता है। रोम क्या होता है, परमानेंट होता है और नॉन वोलेटाइल होता है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी परमानेंट होता है लेकिन नॉन वोलेटाइल होता है। अब देखिए ट्रिक क्या है, राम राम भरोसे वोलेटाइल होगा, वोलेटाइल होगा ना, राम नेम भरोसे वोलेटाइल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ कंसेप्ट याद रखें तो बेटर रहेगा। रैम एक अस्थायी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर भी डेटा खो देती है, यानी कि रोम एक अस्थायी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर डाटा सुरक्षित रखती है। यही आपका रैम और रोम का रहा। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन,
विच आर द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल, निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल होती है मेमोरी, वो आपको बताना है। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है ये बताना है। तो वोलेटाइल अभी जस्ट बताया आपको हम, रैम क्या है वोलेटाइल है, रोम क्या है, रोम नॉन वोलेटाइल होता है, लेकिन डाटा इसमें सेव रहता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, रोम जो होता है ये वोलेटाइल होता है। ठीक, इस तरह से यहाँ पे जो ये कंसेप्ट रहा वोलेटाइल, एक वोलेटाइल जो होता है मेमोरी में डाटा इज लॉस्ट एंड सिस्टम इज पावर्ड ऑफ। ठीक है, डाटा चला जाएगा। रैम इज क्लासिकल एग्जांपल, इट इज क्लियर डाटा एंड कंप्यूटर शट डाउन। वोलेटाइल मेमोरी वह होती है जिसमें बिजली बंद होने पर भी डाटा मिट जाता है। रैम का इसका प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि कंप्यूटर बंद होते ही इसका डाटा मिट जाता है। चलिए अब आते हैं सी देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 3 से 4 मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के ये मिलेंगे। इसके लिए एक ट्रिक आता है, तो ट्रिक हम बता देते हैं अभी आपको। इजोटी याद रखेंगे एग्जाम में रीजनिंग ट्रिक करने का, EJOTY। जो भी मान लीजिए अगर आप जनरल क्वेश्चन तैयारी कर रहे हो तो अलग चीज है, अगर नहीं कर रहे होंगे, अगर PhD नेट UGC का तैयारी कर रहे हैं तो ट्रिक रखेंगे तो आपका रीजनिंग बहुत इजी से कवर हो जाएगा। 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, इजोटी ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप ABCD का लेटर इजीली याद कर सकते हैं। इस ट्रिक से आप ABCD का लेटर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इजोटी से। यहाँ पे इजोटी हम बताएंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, बट यहाँ पर नंबर का सिस्टम है, क्या नंबर सिस्टम क्वेश्चन दिया हुआ है, बट रीजनिंग का ट्रिक ये आपको लगाना है एग्जाम में। अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस रिलेटेड हम। 3, 8, 15। तो यहाँ क्या है, मान लीजिए 3, 8 है, कितना का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है ना। 8 और 7 कितना है, 15, 8, 15, 7 का डिफरेंस आ गया। 15 और 24, 9 का डिफरेंस आ गया। 24 और 35 24, 35 के 11 का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस बीच बीच का आ रहा है, तो 35 और 11 हम जोड़ते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कितना आएगा आपका, 5 1 6, 3 1 4, ये क्या हो जाएगा आपका ऑड हो जाएगा। यहाँ पर हमको 2 और जो है जोड़ना होगा, तब इसका राइट आंसर आएगा। 46 आंसर है नहीं, तो हम क्या इतना मान ले जा रहा है इंक्रीज टू इस टाइम ऑड नंबर इन सीक्वेंस नेक्स्ट 11 + 12। ऑड नंबर आ रहा है तो इसमें हम 11 + 12 करेंगे 13, 35 + 13 48। 13 क्यों आएगा यहाँ पे, जो डिफरेंस आपका आ रहा है 11 में यहाँ पे 2 जोड़ेंगे। ठीक है, 13 आ जाएगा, तो 35 और 13 क्या करेंगे, 35 और 13, तो 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर 48 होगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि हम दो यहाँ पर एडिंग किए हैं इवन ऑड के कारण, ऑड नंबर सीक्वेंस नेक्स्ट डिफरेंसेस 2 लिया गया है, लेने के बाद आपका आंसर 48 आएगा। इस तरह से आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन आएगा, यानी कि आप सीरीज रख लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएगा जो आप प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चन से। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में। चलिए अब देखिए एबीसीडी वाला क्वेश्चन आ गया, जो बताए थे ट्रिक हम, इजोटी अगर आप याद रखते हैं, इजोटी। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप कम टाइम में क्वेश्चन करके निकल जाएंगे। ठीक है, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है और इसका 25 होता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये हो गया 20 होता है। क्या है यहाँ पे आपका ACEDC, तो यहाँ देखिए ए का 1 होता है, ठीक है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है। आपको ट्रिक क्या रखना है, जी का 7 होता है। अब के आ गया, तो मान लीजिए जे का 10 होता है तो के का 11 होगा। एल आ गया तो एल, ठीक है, जे 10 के का 11, एल का 12 होगा ना। जे के एल, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, लिखा हुआ है 15 होता है, ओ अब पी का 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा। अब यहाँ सीरीज देखिए, 1 है, 3 1 4 है, ठीक है, 4 3 7 है, 7 4 11 है नहीं 1 है, ठीक है, 1 3 1 4, 3 का यहाँ पर आ रहा है,
3 बढ़ रहा है, ठीक है। ये हो गया, फिर 4 3 7 3 बढ़ रहा है, और 7 3 10, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 10 हो गया, 10 3 13, यहाँ 13 आ जाएगा। 13 कितना आएगा, मान लीजिए जे 10 है के 11 होगा, जे 10 है तो के 11, जे के एल 12, जे 10 हुआ, ठीक है, जे के 11 एल 12, ठीक है। तो एल 12 क्या होगा आपका, एल 12 जे के 10, यानी क्या 3 3 का एक्चुअली डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एक ना 3 1 4 3 7 3 10 3 13, जो जे 10 होता है, के 11 एल 12 जे के एल एम 13, अब कहाँ पर एम आ जाएगा, ठीक है, एम 13, क्योंकि ट्रिक से यूज करेंगे तो एम 13 होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट आंसर ही निकल रहा है, आपका फर्स्ट आंसर ही निकल रहा है MST। पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना, अगर आप इस तरह से निकाल ले रहे हैं पूरे, अगर आपका एक आंसर से निकल जा रहा है तो सबको देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर मान लीजिए उस कंडीशन में नहीं निकल पा रहा, आपका 2 ऑप्शन तक सिमिलर ऑप्शन आ रहा है, तो आप करें इस चीज को। अगर आपका एक ऑप्शन से आंसर आ जा रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करना, एग्जाम में टाइम बचाना भी एक मैटर का, आप कितना टाइम बचा पाते हैं, सेव कर पाते हैं, क्योंकि कंप्रीहेंशन क्वेश्चन भी करना होता है। कंप्रीहेंशन का 5 क्वेश्चन आपको रहेगा, डीआई का क्वेश्चन रहेगा, तो डीआई और कंप्रीहेंशन जब क्वेश्चन करते हैं आप, तो उसमें टाइम टेकन होता है। मैं इससे पहले आपको कंप्रीहेंशन क्लास दे चुका हूँ, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन कैसे करना है आप जाके देख सकते हैं। डीआई में जो होता है आपका सिंपल जोड़ घटा गुना रहता है, जो आप उसको परसेंटेज निकालना होता है वो निकाल लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा, और आप इतना अगर कर लेते हैं तो आपको 2 से 3 मतलब कि 3 4 क्वेश्चन सिक्योर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये अपना प्रोसेस बताया हुआ है, ये हमने आपको अपने तरीका से बता दिए, जो आप क्वेश्चन एग्जाम में इजिली इस तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। अपना ये प्रोसेस क्या हुआ देख लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ पर चीज आया हुआ है आपका, यहाँ फिर हम डिस्कस करते हैं क्या है, 2 6 12 20 30, ठीक है। तो यहाँ पर कितना का आ रहा है डिफरेंस, 2 और 4 के 4 का है ना, 2 और 6 के बीच 4 का आ रहा है, ठीक है, 4 का आ रहा है। 6 और 12 के बीच 6 का आ रहा है। 12 और 20 के 8 का आ रहा है, और 20 और 10 के बीच 10 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो आपका यहाँ पे 10 का आ रहा है, 30 10 40, क्या हो जाएगा 30 10 40। यहाँ भी जो है 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस के वजह से जो है ये आंसर आप यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस हम नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा है, तो हम डिफरेंस क्यों आएगा, डिफरेंस 6 8 10, नेक्स्ट डिफरेंस 10 + 2 12 42, 42 नॉट 44, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 42 12 10। चलिए अपने तरीका से देखते हैं इसको। यहाँ आ गया 10, फाइंड द नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट अगला संख्या क्या है। अगर मैं यहाँ पे ये नेक्स्ट डिफरेंस का किया है, ठीक है, इंक्रीजिंग बाय 2 इच स्टेप इवन नंबर, नेक्स्ट डिफरेंस ये इवेंट नंबर अगर लगा दिया है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन मान लीजिए कुछ ना लगाया तो नेक्स्ट नंबर आप इस तरह से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर सिंपल इवेंट की बात वहां पे नहीं किया जाए, ऑड इवेंट का आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 40 इज राइट ऑप्शन, ठीक। डिफरेंस करके देख लेना है, और इवेंट का बात कर देगा तब उस कंडीशन में 42 हो जाएगा, अभी इसके अनुसार आंसर 40 होगा, देख सकते हैं। देखिए जहां भी आपको कुछ भी दिक्कत लगे आप कमेंट्स कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, श्योर रहिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एबीसीडी वाला क्वेश्चन में जैसे यहाँ 2 लेटर है, एग्जाम आपको 4 लेटर कर देगा। ये भी यहाँ जो बताए थे, ए का 1 होता है, जेड का 26 होता है, बी का 2 होता है, एक्स वाई जेड 25 होता है, ठीक है, मान लीजिए, और सी का 3 होता है, और एक्स वाई जेड 24 होता है, ठीक है। तो 1 है, 2 है, 3 है, तो 4 होगा, डी होगा, ठीक है, डी होगा तो आंसर DW आ गया। यानी कि कोई आंसर आपको इजी निकल जाएगा। और यदि मान लीजिए ये टर्म है, ठीक है, आपको कहीं दे देगा BCD F कर देगा, या AEZ F कर देगा, तो आप नेक्स्ट टर्म बताइए।
इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस टाइप से, और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिर सी से क्वेश्चन है, ठीक ना। यहाँ भी क्या है, 2 3 1 का डिफरेंस है, 5 4 9 4 का डिफरेंस है, 9 8 17 8 का डिफरेंस है। देखिए 1 4 8 है ना, 8 और 8 4 12 17 और 12 7 2 9 1 1 2 29 29 इसमें क्या किया है, 29 जो है 33, यानी कि अंतर 1 2 4 8 2 2 बढ़ते हुए अगला 16 प्लस 33 कर दिया है। अगर हम अगला को सिंपल टर्म में चलेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को हम हटा देते, दो दो जैसे बढ़ा रहा है ये, ठीक है, 1 2 4 3 में 2 गया 1 17 9 गया 8, ये तो मैंने कोई प्रोसेस आपका कर दिया, यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर 1 2 4 8 पावर ऑफ 2 8 इंटू 16 2, यहाँ पावर्स की बात नहीं किया जा रहा है एक्चुअली, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अगर इस सिस्टम से हम चलेंगे आपको तो 17 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका आंसर, 29 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 29 राइट ऑप्शन होगा, जो कि आपके यहाँ पे सारा का डिफरेंस दिख रहा है। तो 8 आया तो हम 12 कर देंगे, आप 17 12 29 हो जाएगा, क्या इस तरह से आपका होगा। यहाँ पावर्स की कोई बात नहीं चल रही है, इसलिए पावर्स यहाँ पे यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इस तरह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप करेंगे और 2 से 3 क्वेश्चन तो रहेगा, ये चांसेस है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फॉर्मल एजुकेशन सॉरी फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है आपका, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू, औपचारिक संचार किस माध्यम से होता है ये बताना है। औपचारिक संचार क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो आप ऑफिस में बातचीत करते हैं, क्या होता है ये औपचारिक औपचारिक संचार होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है सिस्टमेटिक एंड फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड पाथ सच एज द ऑफिस मेमोज सर्कुलर्स एंड ऑफिशियल लेटर्स, मतलब कि औपचारिक संचार एक संगठित प्रक्रिया होती है जो निर्धारित मार्गों जैसे कार्यालय, ज्ञापन, परिपत्र और आधिकारिक पत्रों के माध्यम से होती है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वही आपका ऑफिशियल हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब कि निम्न में से कौन सा ऊपर की ओर संचार का उदाहरण है। अपवर्ड मतलब ऊपर होता है हिंदी में, ऊपर के कौन है, वर्कर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस, कर्मचारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट देना क्या होता है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है, जो कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट दिया जाता है, वैसे कम्युनिकेशन को हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक ना। यानी कि कर्मचारी बड़े अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स, इट प्रोवाइड्स द फीडबैक और रिपोर्ट्स। ऊर्ध्वमुखी संचार अधीनस्थों से उच्च अधिकारियों तक प्रभावित होता है, इसे प्रतिक्रिया या रिपोर्ट दी जाती है, वही जो होता है आपका वर्कर रिपोर्टिंग प्रोग्रेस का होता है। चलिए क्वेश्चन 33 में आते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन डिजॉर्शन ऑफ मैसेज, औपचारिक संचार में संदेश का प्रकृति क्या होती है, ये आपको बताना है क्या होती है। तो वेरी लो बहुत कम, लो बहुत कम होता है, वेरी लो। सिंस फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो द हायरार्की एंड रूल्स, चांसेस ऑफ डिजॉर्शन आर मिनिमल। यानी कि औपचारिक संचार जो होता है नियमबद्ध पदानुक्रम के अनुसार होता है, इसलिए संदेश को विकृत होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी कि जो आप बातें करते हैं, जो मैसेज देते हैं, वो मैसेज ज्यादा चांस होता है कि सटीक वे में पहुंचेगा, ठीक है। फॉर्मल में, इनफॉर्मल में क्या होता है, फालतू का बात बनाया जाता है। यानी कि अब जब इनफॉर्मल घर में बातें करते तो क्या होता है, इससे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, अननेसेसरी का बात भी करते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। फॉर्मल में क्या होता है, जो आप बात सही मतलब जो पॉइंट है, अगर बैंक जाते हैं तो सिर्फ जो बात है वही करना है, एक्स्ट्रा नहीं। हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में क्या होता है, जो हमको बात करना वही करते हैं, एक्स्ट्रा बात नहीं करते हैं। वही फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में आते हैं, द मेन डिसएडवांटेज
फॉर्मल कम्युनिकेशन औपचारिक संचार का मुख्य दोष क्या है? औपचारिक संचार का मुख्य दोष क्या है? डिले, विलंब, यानी कि विलंब करके बातें। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, डिसएडवांटेज क्या है? डिले है, स्पीड तो रहता ही है, एक्यूरेसी रहता ही है, रिलेटिव रहता है। गलत कौन है? गलत पूछ रहा है, विलंब गलत है, इसलिए आंसर ये सही होगा। फॉर्मल, चलिए, हाँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग ड्यू टू लेयर्स ऑफ ऑथोरिटी। औपचारिक संचार में कई स्तरों की स्वीकृति की आवश्यकता होने से धीमा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। क्या है 35 जो है, प्रेस मीडिया प्राइमरी सर्व एज। प्रेस मीडिया का मुख्य रूप से, प्रेस मीडिया मुख्य रूप से क्या कार्य करता है ये बताना है। देखिए प्रेस मीडिया को क्या है? इंटरटेनमेंट एजेंसी, क्या वो इंटरटेनमेंट एजेंसी है प्रेस? नहीं, इंटरटेनमेंट एजेंसी नहीं है। कमर्शियल प्लेटफॉर्म नहीं है। प्रोपेगेंडा टूल, प्रचार साधन के रूप में नहीं है। वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में क्या है? वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में है। निष्पक्ष होना चाहिए प्रेस मीडिया को, निष्पक्ष रूप से काम करे, जिसका जो है, अगर सरकार का मान लीजिए कोई नीति गलत है तो उस नीति में अपना योगदान दे, सही बात को पब्लिक के बीच बताए। यही प्रेस मीडिया का प्राइमरी वर्क होना चाहिए और वर्क होता है। ठीक है, चलिए, प्रेस इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग द अनबायस्ड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। पब्लिक के बीच गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाए, जो इंफॉर्मेशन सही है पब्लिक को उसके बारे में बताएं कि मतलब क्या नीति है, नीति में क्या गलती है, क्या सही है, इस चीज को पब्लिक को अवेयर करे। ठीक है, प्रेस जनता को निष्पक्ष जानकारी देकर सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में आते हैं। क्या है? Which among the following is not a form of press media? इनमें से कौन प्रेस मीडिया का रूप नहीं है? न्यूज़पेपर प्रेस मीडिया है क्या? तो इस तरह से इसमें कौन सा प्रेस मीडिया का रूप नहीं है? नहीं का पूछ रहा है, यानी कि इसमें जो गलत क्वेश्चन है, गलत आंसर है, वही बताना है। न्यूज़पेपर क्या प्रेस मीडिया है? रेडियो प्रेस मीडिया होता है, टेलीविजन तो भी करता है। फेसबुक प्रेस मीडिया है? जी नहीं, फेसबुक प्रेस मीडिया नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर फेसबुक होगा। फेसबुक सही होगा क्योंकि फेसबुक प्रेस मीडिया तो है नहीं। चलिए, ऐसा क्यों हुआ? सोशल मीडिया लाइक फेसबुक इज ए कंसीडर्ड न्यू और डिजिटल मीडिया। जो फेसबुक होता है ना, वो क्या है? आप वहाँ पे मतलब कि एज ए चैटिंग, मतलब एक आपका पर्सनल मतलब कि सोशल मीडिया का ग्रुप हो गया। नोट ट्रेडिशनल प्रेस मीडिया और ट्रेडिशनल प्रेस मीडिया नहीं हुआ। फेसबुक जैसी सोशल मीडिया को डिजिटल मीडिया माना जाता है, प्रारंभिक प्रेस मीडिया नहीं माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, द फोर्थ स्टेट रेफर्स टू। फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है? फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या होता है? प्रेस। क्या होता है? प्रेस, यानी कि प्रेस इज द कॉल द फोर्थ स्टेट एज act as a pillar of democracy, ensuring the transparency and accountability. प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है। प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि यह लोकतंत्र में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखता है। प्रेस मीडिया आता है क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? Which of the following ensure the ethical journalism? निम्न में से कौन सा नैतिक पत्रकारिता सुनिश्चित करता है? ये बताना है। नैतिक पत्रकारिता सुनिश्चित करता है, ये बताना है। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेस को सुनिश्चित करता है। इथिकल देखता है, मतलब क्या वाइसनेस तो इसमें नहीं है। इस चीज को जो चेक करता है ना, वो होता है आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। इसका शॉर्टकट होता है पीसीआई, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इस चीज को देखता है पीसीआई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मॉनिटर्स द एनफोर्सेस स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिस्टिक एथिक्स। भारतीय प्रेस परिषद भारत में लोक पत्रकारिता की नैतिकता और मानकों की निगरानी करती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन 39 क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कैन भी। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, औपचारिक संचार नेटवर्क हो सकता है। क्या हो सकता है इस चीज को बताना है। तो चेन, व्हील और सर्कल किसमें होता है? ये फॉर्मल चेन, व्हील और सर्कल में व्यवस्थित होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल नेटवर्क में भी टेक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लाइक चेन, व्हील,
सर्कल एंड डिपेंडिंग ऑन द हायरार्की, यानी कि औपचारिक नेटवर्क जो होता है विभिन्न संरचनाएं ले सकता है, जैसे कि श्रृंखला, पहिया या वृत्त या संगठनात्मक पदक्रम पर निर्भर करता है। ये आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रेस फ्रीडम मीन्स, प्रेस फ्रीडम का अर्थ क्या है ये बताना है कि प्रेस फ्रीडम का मतलब क्या होता है। फ्रीडम टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट विद इन लॉ, कानून के दायरे में सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता। प्रेस फ्रीडम यही होता है ना कि कानून के दायरे में रह करके भी सरकार की आलोचना करे। अगर सरकार गलत काम कर रहा है तो गलत काम की पब्लिक को बताना, गवर्नमेंट का यहाँ काम गलत है, यही प्रेस का फ्रीडम होता है। यानी कि आप फ्रीडम से प्रेस अगर काम करता है तो आप गलत काम को भी पब्लिक को बताएं, इन्फॉर्म करें। यही होता है स्वतंत्र कानून के दायरे में रह करके सही काम करना, यही प्रेस का मतलब होता है, सही मतलब होता है। ठीक है, प्रेस क्या है? प्रेस फ्रीडम डज नॉट मीन एब्सोल्यूट लिबर्टी, इट मस्ट रेस्पेक्ट ट्रूथ एंड नेशनल इंटरेस्ट। प्रेस स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ भी छापा जाए। अब कुछ भी छाप रहे हैं, प्रेस हो गया, नहीं हुआ, बल्कि यह सत्य और राष्ट्रीय हित का सम्मान करते हुए सरकार की आलोचना करने की अनुमति देती है। और कोई गलत हो रहा तो उसका आप कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यह कानून है, कानून के तहत आप कर सकते हैं आलोचना। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? भारत की प्रमुख नदियों में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जो जल प्रदूषण है, किस वजह से इतना जल प्रदूषित हो रहा है? तो इसमें अनट्रीटेड स्मॉल स्केल, नहीं, छोटा इंडस्ट्रीज से ऐसा नहीं होता है। अनट्रीटेड सीवेज, जो अनुपचारित सीवेज होता है ना, यही सबसे बड़ा पोल्यूशन का जड़ बनता है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन रोटेट होते रहता है ये। ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज जो होता है nearly 80% water pollution in Indian rivers due to the untreated domestic sewage from urban areas। भारत की नदियों में लगभग 80% जल प्रदूषण शहरी क्षेत्रों से निकलने वाले अनुपचारित घरेलू सीवेज के कारण होता है, ये आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, यानी कि आपको अनट्रीटेड सीवेज रखना है ध्यान में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which among the following is most environment friendly fuel? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण अनुकूल है? पर्यावरण अनुकूल कौन सा ईंधन है? इथेनॉल जी नहीं, बायोगैस नहीं, सीएनजी नहीं, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये क्या है? पर्यावरण फ्रेंडली है। ठीक ना, मतलब कि ये पॉल्यूशन बहुत कम करता है, लेस पॉल्यूटेड गैस है। और कौन हो सकता है फ्रेंड? वही हो सकता है जो कम पॉल्यूशन करे। हाइड्रोजन फ्यूल प्रोवाइड्स ओनली वाटर वेपर व्हेन बर्न एंड लीव नो कार्बन रेसिड्यू, वहां पर कोई कार्बन रेसिड्यू नहीं होता है। हाइड्रोजन ईंधन जलने पर केवल जल वाष्प बनाता है, पॉल्यूशन नहीं करता है और कोई कार्बन अवशेष नहीं छोड़ता है, इसलिए क्या है? स्वच्छ ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन, सबसे स्वच्छ ईंधन। यदि हाइड्रोजन फ्रेंडली की बात करें, सॉरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली की बात करें, तो आपका हाइड्रोजन जो होता है सबसे स्वच्छ इंजन है, स्वच्छ इंजन है। ठीक है, कौन है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे स्वच्छ ईंधन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। आप याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कंसिडर किया जाता है, नेट में भी, पैट में भी, जो भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है सब में। नेक्स्ट आते हैं, which are the following is considered a major source of river pollution in India? यानी कि निम्नलिखित में से भारत में जो नदी प्रदूषण का मुख्य स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए एग्रीकल्चर रन ऑफ भी होता है, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट भी होता है, क्या है, रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक गतिविधियां भी होता है, जो कि पोल्यूशन। निम्नलिखित भारत में नदी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अगर दो होगा तो ये भी होगा, रिलीजियस एक्टिविटीज, ये हमको थोड़ा सा धार्मिक गतिविधियां से रिवर पोल्यूशन हो सकता है। देखिए जो वो कचरा उचरा होता है निकलता है, वो तो करेगा ही ना पोल्यूशन, इसलिए ऑल ऑफ द एबव मान लेते हैं, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, रिवर्स आर प्रोटेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, रिलीजियस डंपिंग, जो डंपिंग होता है उस सब से भी क्या होता है? धार्मिक अवशेष विसर्जन इससे हुआ, इससे भी तो पोल्यूशन फैलता है ना। हाँ, ऐसे नदियां, औद्योगिक अपशिष्ट, उर्वरक
कीटनाशक तथा धार्मिक अवशेषों के विसर्जन से भी जो होता है प्रदूषित होता है। तो चॉइस में क्वेश्चन 44 आते हैं, द मेजर पॉल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडी इज, यानी कि जल निकाय, जो जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का मुख्य प्रदूषक कौन है ये बताना है। तो फॉस्फेट और नाइट्रेट, यह फॉस्फेट और नाइट्रेट जो होता है यही यूट्रोफिकेशन करता है। इससे पहले भी हम लेक्चर में आपको बताए थे कि ओलिगोट्रॉपिक क्या होता है, मेसोट्रॉपिक क्या होता है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है। अगर न्यूट्रिएंट लेवल हाई होता है, मान लीजिए क्या यहाँ पे आप अगर न्यूट्रिएंट लेवल हाई होता है, न्यूट्रिएंट लेवल हाई होता है तो आपको ये हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। क्या होगा? यूट्रोफिकेशन। न्यूट्रिएंट लेवल हाई होगा तो यूट्रोफिकेशन में आएगा। ओलिगोट्रॉपिक, मेसोट्रॉपिक, ये सब मेसोट्रॉपिक बताए थे मीडियम होता है, ओलिगोट्रॉपिक बताए थे आपका ओलिगोट्रॉपिक क्या होता है, लो होता है, कम पोल्यूटेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर का मेन जो प्रदूषण जो बढ़ता है पानी में वो फॉस्फेट और नाइट्रेट की वजह से बढ़ता है। ठीक ना, द न्यूट्रिएंट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स lead to the algal blooms and oxygen depletion in water। ये जो पोषक तत्व उर्वरकों की जलाशयों में पहुंचकर शैवाल वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करते हैं। ठीक ना, चलिए अब 44-45 नंबर क्वेश्चंस की ओर आते हैं। Which Indian river is most polluted according to the Central Pollution Control Board reports। इससे हमको एक और पॉइंट आ जाएगा, अगर आपका भोपाल गैस स्ट्रेटजी पूछ दिया क्वेश्चन। ठीक है, भोपाल गैस स्ट्रेटजी कब हुआ था? भोपाल गैस स्ट्रेटजी आप याद रखेंगे गैस का। ठीक है, इसमें कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनेट था। कौन सा गैस था आपका? मिथाइल आइसोसाइनेट था, 1984 में हुआ था। ठीक है, और इसको 1984 में, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी दे सकता है कि भोपाल जो ट्रेजी गैस हुआ था उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? इंडियन कार्बाइड फैक्ट्री से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन दे, इसलिए हर तरीका से तैयार रहे। हाँ, तो विच इंडियन रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? जो नदी सबसे ज्यादा प्रदूषित है यमुना है, जो दिल्ली में है। बहुत ज्यादा, अगर सेंट्रल बोर्ड ने ही इसको ऐसा कैटेगरी में डाला हुआ है कि बहुत ज्यादा प्रदूषित नदी है यमुना। ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे सेंट्रल में होता है ऐसे स्टेट में भी होता है। एसपीसीपी हो जाएगा स्टेट में, एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है, यमुना इज क्रिटिकली पोल्यूटेड ड्यू टू द अनट्रीटेड वेस्ट। ज्यादा मतलब अनट्रीटेड वेस्ट की वजह से इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है, मतलब यमुना में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज इन दिल्ली रीजन, खास करके दिल्ली के एरिया में। सीपीसीबी यमुना नदी को दिल्ली क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्ट और औद्योगिक निस्तारण के कारण अत्यधिक प्रदूषित बताया है। ठीक ना, अब 46 नंबर क्वेश्चन में आया जाए। 46 क्या है? इथिकल नॉर्म इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन, यानी कि जो रिसर्च है, रिसर्च के बारे में इससे पहले भी कल क्लास लिए थे, जो बेटर क्लास था। रिसर्च से क्वेश्चन तो आता ही है। इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइन फॉर, यानी कि शोध में नैतिक मानदंड उनमें से किसके लिए दिशा निर्देश नहीं देते हैं, ये आपको बताना है। तो थीसिस फॉर्मेट के लिए नहीं देते हैं। ठीक है, क्या ऑप्शन है किसमें नहीं देते हैं? तो थीसिस फॉर्मेट में नहीं देते हैं। जी हाँ, कॉपीराइट में होता है, वो किसी का डाटा पब्लिश नहीं कर सकते, जो पब्लिश हो गया डाटा उसका नहीं ले सकते हैं। पेटेंट पॉलिसी इसमें भी होता है, डाटा शेयरिंग इसमें भी होता है, बट थीसिस फॉर्मेट में अपने ढंग से आप करते हैं, इसमें कोई गाइडलाइंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इथिकल नॉर्म्स गवर्न ऑनेस्टी, कॉपीराइट, डाटा शेयरिंग एंड पेटेंटिंग, नॉट द फॉर्मेटिंग ऑफ थीसिस फॉर्मेटिंग में नहीं है। ठीक है, शोध नैतिकता, ईमानदारी, कॉपीराइट, डेटा साझा करने और पेटेंटिंग से जुड़ी होते न कि प्रारूप निर्धारण से। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, द प्रिंसिपल
क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट रिसर्च मीन, शोध में सूचित सहमति का सिद्धांत क्या दर्शाता है? जो सूचित सहमति होता है वो रिसर्चर टेक कंसेंट आफ्टर फुल डिस्क्लोजर, यानी कि शोधकर्ता पूरी जानकारी देकर सहमति लेता है। अगर आपको किसी के रिसर्च करना है किसी पे, तो उसको सब कुछ बताएंगे कि मान लीजिए किसी का ब्लड सैंपल लेना है, या मान लीजिए आप प्लांट पे कर रहे हैं तो किसी के यहाँ प्लांट का पिक लेना है, या प्लांट को आपको मान लीजिए टोमेटो हो गया बनाना होगा, किसी पे कर रहे हैं कोई प्लांट एलगी फंजाई तो आप कहीं भी ले सकते हैं पॉन्ड में, बट जो प्लांट हो गया मेज हो गया इस पे करना वेट पे करना, तो आपको प्रॉपर कंसेंट लेना होता है। पब्लिक पे कर रहे हैं तो पब्लिक का ब्लड सैंपल लेना होता है, तो विदाउट कंसेंट के आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। उससे बताएंगे कि हम आपका ये लेकर के इसको यूज करने जा रहे हैं या इसमें वर्क कर रहे हैं, तो इस तरह से आप प्रॉपर कंसेंट लेकर के काम कर सकते हैं। ठीक, यही होता है रिसर्चर टेक कंसेंट, प्रॉपर कंसेंट लेकर के रिसर्च कर सकते हैं, ये एक लीगल प्रोसेस है। ठीक है, तो इन्फॉर्म कंसेंट इंश्योर द पार्टिसिपेंट ऑटोनॉमी एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, सूचित सहमति से प्रतिभागियों को पूरी जानकारी देकर स्वेच्छा से भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। Which among the following act is related to the water pollution control in India? Water pollution control India कौन सा एक्ट है? 1974 है। एयर पोल्यूशन कौन सा एक्ट है? एयर पोल्यूशन एक्ट आपका 1981 है। ठीक है, एयर पोल्यूशन 1981 है। वाटर आपका हो गया 1974 हो गया, ये याद रखेंगे। दिस एक्ट प्रोवाइड ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर controlling water pollution and establishing the pollution control boards। ठीक, अब 49 नंबर क्वेश्चन से आया जाए। Which of the following institutions monitors water quality in Indian rivers? भारत की नदियां की जल गुणवत्ता की निगरानी कौन करता है? ठीक है, तो ये जो करता है आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कौन करता है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग थिंक टैंक बॉडी होता है। ठीक है, थिंक टैंक बॉडी होता है नीति आयोग। ये 2015 में बना था। इसका चेयरमैन कौन, अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आईएमडी क्या है? जो मौसम डिपार्टमेंट देखता है वो आईएमडी होता है। सेंट्रल वाटर कमीशन वो अलग आयोग का कहानी है, यहाँ पे उसका यूज नहीं है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है मॉनिटर्स 4000 प्लस रिवर साइट्स अक्रॉस इंडिया, रिपोर्ट्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी हो गया, सीओडी हो गया, ये सब कुछ है। ठीक है, 4000 से अधिक नदी स्थलों की निगरानी कर जैव रासायनिक ऑक्सीजन बीओडी के स्तर का आकलन करता है, यही होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 सीरीज का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रैक्टिसेस वायलेट्स एथिकल नॉर्म्स, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध आचरण नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करता है? ठीक है, जो आचरण नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करता है, प्लेगरिज्म होता है, या प्रॉपर साइटेशन होता है, या कॉन्फिडेंशियल डाटा हैंडलिंग होता है, या आपका पीर रिव्यू होता है। तो इसमें कह रहा है एक्चुअली कि वायलेटेड एथिकल नॉर्म्स। ठीक है, उल्लंघन करता हूं तो कौन सा यहाँ भी गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको वो चूज करना है, यानी कि नोट करेक्ट। तो प्लेगरिज्म जो होता है ये एथिकल वायलेट करता है नॉर्म्स, प्लेगरिज्म। ठीक है, प्रॉपर साइटेशन सही है, होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन गलत है, इसलिए आपका ये ऑप्शन राइट होगा। प्रॉपर साइटेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल डाटा का भी हैंडलिंग होना चाहिए, पीर रिव्यू भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक ना, तो प्लेगरिज्म जो होता है यूजिंग अदर्स आइडियाज और नोट टेक्स्ट विदाउट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आप प्लेगरिज्म कब आता है? जब विदाउट एक्नॉलेजमेंट के किसी के वर्क को अपना बताते हैं। इट इज ए सीरियस एथिकल वायलेशन। साहित्यिक चोरी का अर्थ है किसी और विचारों या लेख को बिना श्रेय दिए उपयोग करना, जो गंभीर नैतिक उल्लंघन है। क्या है ये? गंभीर नैतिक उल्लंघन है। इस तरह से आज हमने आप लोगों के बीच 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है,
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में होता क्या कि आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन का सेट बनता है, ठीक है। उस कंडीशन में आप अपने सूझबूझ से भी काम लेंगे कि आपको किस तरह से कंसेप्ट है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप सबको देख सकते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन लगाया जाता है ठीक है। आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पैट पीएचडी का एग्जाम निकालना बड़ा इशू नहीं है, आप निकाल सकते हैं। कट ऑफ का भी डिस्कशन कर दिए हैं फर्स्ट में ही। इस तरह से आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें आपको जहां भी कंफ्यूजन लगे, जो भी कंफ्यूजन लगे, आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे टीम के द्वारा आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी दिक्कत लगे, जो भी आपको लगे समझ में नहीं आ रहा, कहीं भी कंफ्यूजन हो, हमारी टीम के